हेलो एवरीवन। तो अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपना चैप्टर 1 ख़त्म कर लिया था। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 10th में मैथ में, वो है पॉलिनोमियल। दैट्स मीन्स की बहुपद। हिंदी में बात किया जाए तो इसका नाम क्या है? बहुपद। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद को, है ना। जिसने पहला चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है वो जा करके देख सकता है। काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने उस चैप्टर को ख़त्म करा है। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को भी हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना, एकदम जीरो लेवल से। लाइक बस ध्यान से सुनने को चाहिए और पेशेंस रखना है कि हाँ हम सीखेंगे सीखेंगे, बस सिंपल सी बात है। बहुपद। ठीक है। ओके। देखो, हम ना अगर हम बहुपद सीख रहे हैं तो हमें इसमें हमको मेरे को दो तीन चीज सभी लोगों को प्रीरिक्विजिट होनी चाहिए। वो क्या क्या है तो मैं बता देता हूँ। हमें चर पता होना चाहिए, यानी वेरिएबल पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है। हमें वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए। हमें कांस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए। कांस्टेंट क्या है? तो अचर। ठीक है। हमें एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। एक्सप्रेशन। ओके, यानी व्यंजक। और हमें कोएफिशिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए। सॉरी, कोएफिशिएंट। ठीक है। हमें कोएफिशिएंट के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोएफिशिएंट को हिंदी में बोले तो गुणांक। ठीक है। तो इन चार टॉपिक्स के बारे में हम लोग पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना, जानकारी ले लेते हैं। फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने टॉपिक के आगे की टॉपिक हमारा क्या कह रहा है। ठीक है। ओके। तो हमारा जो पहला क्लास रहेगा पॉलिनोमियल एकदम बेसिक बेसिक चीज़ों पे बेस्ड रहेगा, ताकि सब कोई सीख सके अच्छे से। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एकदम अच्छे से पॉलिनोमियल को, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है? तो चर की। चर आखिर हम कहते किसे हैं? ठीक है। देखो, अगर बात किया जाए चर का, तो चर को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में नाम दिख रहा है वेरिएबल, यानी वेरी करना। ऐसा कोई भी चीज़ जो क्या करे? वेरी करे। मैथ में ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी चीज़ जो क्या करे? वेरी करे, उसे हम क्या कहेंगे? चर कहेंगे। जो वेरी करे, बदलता हो, परिवर्तित होता हो, चेंज होता हो। वेरी मतलब चेंज। जो चेंज होता है, जो चेंज हो जाए, जो चेंज हो जाए, है ना, जो चेंज हो जाए उसे क्या बोलेंगे हम? अ, चर बोलेंगे। यानी अलग अलग वैल्यू पे उसका मान क्या है? अलग अलग वैल्यू को रखने पे उसका मान बदले तो वो क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। देखो, एक बात याद रखना, चर को जनरली, चर को सामान्यतः, सामान्यतः अंग्रेजी के छोटे अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। दर्शाते एक्चुअली हम लोग, है ना, छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाते हैं। देखो, मैंने बोला कि अंग्रेजी के छोटे अक्षर द्वारा, इसको याद रखना, चर को सामान्यतः अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाते हैं। यानी कि वो छोटे अक्षर क्या क्या होते हैं? स्मॉल ए, बी, सी, है ना, ऐसे एक्स, वाई, जेड। अगर छोटे अक्षर के अलावा क्वेश्चन में कैपिटल ए, बी, सी अगर ऐसे दिया गया है, तो वो ऑलरेडी तुमको बोलेगा कि कैपिटल ए क्या है यहाँ पे, या फिर कैपिटल बी क्या है? चर है। ठीक है। अदरवाइज सभी लोग किसे दर्शाते हैं? सामान्यतः कहने का मतलब है कॉमनली, सब किसी के लिए यही यूज होगा। क्या वो है? वो तो छोटे अक्षर है अंग्रेजी के। ठीक है। बस सिंपल सी बात है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अचर क्या होता है। इतना बात ध्यान रखना चर के बारे में, है ना, इससे बहुत कुछ अधिक है भी नहीं। अब चर का मतलब मैंने क्या बोला कि जो चेंज हो। ठीक है। मैंने क्या बोला? जो चेंज हो, जो वेरी करे, अलग अलग वैल्यू पे उसका मान क्या हो जाए? अलग अलग होके, आई मीन हो जाए। ठीक है। चलो हम आते हैं अचर पे। अचर क्या होता है? अचर को तो सबसे पहले हम इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का एक नाम और होता है हिंदी में नियत, यानी जो कभी बदले ही ना, है ना, जो ना बदले, जो ना बदले, उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहेंगे। जो ना बदले वो क्या है? हम कहेंगे उसे कांस्टेंट कहेंगे। और ध्यान से सुनना, अचर को सामान्यतः, इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है, तो डेफिनेशन के चक्कर में मत पड़ना कि चर का डेफिनेशन क्या होगा, चर का डेफिनेशन क्या होगा। बस एक माइंड में बात रखना कि चर का मतलब क्या होता है? जो बदल जाए, है ना। चर का मतलब क्या होता है? जो बदल जाए। और अचर का मतलब जो ना बदले। सिंपल सी यही बात इसके बारे में ध्यान रखनी है। और अचर को सामान्यतः संख्याओं से दर्शाते हैं। अब संख्याओं क्या है यहाँ पे? नंबर्स, है ना, संख्याओं से दर्शाते हैं। क्लियर?
तो अब यहाँ पे संख्याओं का कहने का मतलब क्या है, लाइक हमारे पास माइनस का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, है ना। मान लो तुम्हारे यहाँ पे पाई हो गया, ई हो गया, कैपिटल एक्स हो गया, सॉरी मैंने पाई के बारे में बात किया, तुम पाई पे ही आते हैं 5 एंड सो ऑन। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे पाई करा तो पाई एक सिंबल है, ई एक सिंबल है एक्सपोनेंट का, है ना। लाइक मान लो सिंबल है, यहाँ पे क्या है, मान लो मेरे पास ये अल्फा है, ये एक सिंबल है, मान लो यहाँ पे मेरा बीटा है, बीटा का एक सिंबल है। तो अगर ऐसे चीजों का यूज किया जा रहा है तो अगेन क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, यानी नियत है। अदरवाइज सब कोई किससे दिखाता है, ये नंबर्स से ही सब कोई दिखाता है कांस्टेंट को। अगर नंबर के अलावा कुछ और है क्वेश्चन में तो ऑलरेडी वहां पे बोला जाएगा कि सारी चीज क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ गया? ओके, अब हम आते हैं एक्सप्रेशन पे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी फिर से यही बात हमें ये रिमेम्बर रखना है कि अचर को सामान्यतः हम लोग किससे दिखाते हैं, तो संख्याओं से दर्शाते हैं। क्लियर? नंबर के अलावा कुछ और आया तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन हुआ कि हाँ ये क्या है, अचर है। क्लियर? चलो हम एक्सप्रेशन पे आते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो एक्सप्रेशन यानी व्यंजक, यहाँ पे जो बात अब एक्सप्रेशन का हो रहा है ना, अब तुम मैथमेटिक्स में तुम कुछ भी लिख लो, वो सारा चीज क्या है, एक्सप्रेशन ही है। किसी भी चीज को व्यक्त करने का मेथड, किसी भी चीज को दर्शाना या लिखना ही क्या होता है, या लिखना, उसे हम क्या बोलेंगे, व्यंजक बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, व्यंजक कहेंगे। ध्यान ये रखना है कि व्यंजक में इस इक्वल का चिन्ह नहीं लगाना है। अगर तुम कोई भी व्यंजक लिख रहे हो तो इक्वल का चिन्ह नहीं लगाना है, ठीक है। अगर हम व्यंजक लिख रहे हैं तो ये इक्वल का साइन हमें नहीं लगाना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर इक्वल लग गया तो वो व्यंजक नहीं रहेगा, वो अब इक्वेशन बन जाएगा, यानी समीकरण बन जाएगा। क्लियर? तो कोई भी चीज लिख रहे हैं बिना इक्वल के साइन के, लाइक अगर मान लो एक भी क्या है, क्या एक एक्सप्रेशन है, तुम देखो अगर एक क्या है, ये सिंबल है एक का, अगर मान लो जब से एक का सिंबल ये बना है उस समय पे कोई आया होता और बोल दिया होता है कि एक को हम ऐसे नहीं ऐसे बनाएंगे, तो आज एक हम ऐसे ही दिखा रहे होते, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ सिंबल ऑफ वन, है ना, ये बहुत ज्यादा ऐसा कुछ भारी चीज नहीं है, बस ये वन है का सिंबल है ना। उसी तरीके से ए का सिंबल हम लोग ये यूज करते हैं, कैपिटल ए का सिंबल ये यूज करते हैं, राइट। सिंपल सी बात है, तो जस्ट ये सारे सारे क्या है, सिंबल्स हैं। ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास x आ जाता है, ये भी क्या एक एक्सप्रेशन है, व्यंजक है। मेरे पास x प्लस 5 आ जाता है, ये क्या एक्सप्रेशन है। मेरे पास x बाई 2 प्लस 8 आ जाता, ये क्या है, एक्स व्यंजक है। मेरे पास x स्क्वायर आ जाता है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। मेरे पास x क्यूब प्लस में 9 आ जाता है, ये एक्सप्रेशन है, व्यंजक है। मेरे पास 10x आ जाता है, ये क्या एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आई होप इतना सारा चीज समझ में आया होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं बहुपद पे कि बहुपद आखिर होता क्या है, ठीक है। एक तो हम याद रखना कि एरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एरिथमेटिक ऑपरेशन, हम लोग सिंपल से फंडामेंटल को ही लेकर के चलेंगे। एरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, तो एरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, तो जनरली इसमें हम लोग चार चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। एक तो जोड़ घटाव यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, डिवीजन का साइन ये भी होता है कभी कभी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, फंडामेंटल एरिथमेटिक ऑपरेशन है जो हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं, तो इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो इन्हीं एरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज करके, इन्हीं एरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज करके जब हम किसी भी व्यंजक को लिखते हैं, मैंने क्या बोला, इसी भी दो या दो से अधिक एक्चुअली, ठीक है, बहुपद, ठीक है, बहुपद हमें देखना है, पॉलिनोमियल। अब जब हम इन्हीं देखो, सबसे पहले पॉलिनोमियल का मतलब हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया पॉली, पॉली मीन्स होता है दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है। पॉली मीन्स बहुत सारा, बहुत सारा कहने का मतलब है दो या दो से अधिक यहाँ पे, ठीक है। और नोमियल मीन्स क्या है, इस नोमियल का मतलब क्या है यहाँ पे, टॉम यानी पद, ठीक है, टॉम्स पद। नोमियल का मतलब क्या है, पद, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि मेरे को इधर
जगह वगैरह मिल जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे नोमियल का मतलब क्या है, तो पद, टर्म्स, ठीक है। यानी जब हम इस एरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज करके दो या दो से अधिक व्यंजक को जब एक साथ लिखते हैं, है ना, जब एरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज करके दो या दो से अधिक व्यंजक को एक साथ लिखते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल बन जाता है। पॉलिनोमियल में तो सबसे पहले कितने टर्म्स होने चाहिए, दो या दो से अधिक। तो मान लो ना मैं एक एक्सप्रेशन ये उठाता हूँ और एक एक्सप्रेशन ये उठाता हूँ, और सबसे पहला बात हम बहुपद को किससे दिखाते हैं, तो इसे p ऑफ x से दिखाएंगे। ऐसे p ऑफ x कहने का मतलब है ये, इसका भी एक ये सिंबल है, से दर्शाते हैं। अब देखो यहाँ पे px है, इसका मतलब भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे p इसको हम क्या पढ़ेंगे, p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x। जो भी तुम पॉलिनोमियल लिखोगे ना उसमें एक वेरिएबल होगा जो क्या होगा, x होगा। अगर x के अलावा तुमने y लिख दिया तो वो गलत है। लाइक मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या बोला मैंने अभी, दो या दो से अधिक टर्म। मान लो मेरे पास एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक x प्लस वन, तो इसमें एक ही चर आ रहा है केवल और केवल x, ठीक है, तब ये हमारा पॉलिनोमियल सही है। लेकिन अगर मैंने एक पॉलिनोमियल ऐसे लिख दिया है x प्लस में 2 y प्लस में 5, तो इसमें आना था केवल x, बट यहाँ पे आ y भी रहा है, दैट्स वाई ये हमारा लिखने का तरीका क्या है, रॉन्ग है, यानी ये फॉल्स है, ठीक है। तो आई होप ये मतलब समझ में आया होगा कि हाँ मैं क्या तुमसे आई मीन बताना चाहता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है। इस p ऑफ, इसको हम पढ़ेंगे p ऑफ x, अगर लिखा होगा q ऐसे करके तो हम इसको पढ़ेंगे q ऑफ x, अगर ऐसे लिखा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, r ऑफ x, अगर ये z x लिखा है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, तो z ऑफ x। जहाँ पे q r और ये z क्या डिनोट कर रहे थे, एक पॉलिनोमियल को। इसका कहने का मतलब क्या है, एक पॉलिनोमियल होगा q जो किसमें होगा, चर, उसमें क्या होगा x, एक पॉलिनोमियल होगा r जिसमें वेरिएबल क्या होगा x, एक पॉलिनोमियल होगा z जिसमें वेरिएबल क्या होगा x। अगर मान लो मेरे पास ऐसा है, मान लो अगर ये मेरे पास होता है p ऑफ y, तो अगर मैं लिखता 2y प्लस में 10, ये सही है अब। लेकिन अगर मैं लिखता p ऑफ y इक्वल्स टू 2y प्लस में x, तो ये अब गलत हो गया, क्योंकि इसमें एक ही तरीके का वेरिएबल होना चाहिए, एक ही प्रकार का वेरिएबल होना चाहिए था, और वो क्या है, y, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। तो देखो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ऐसा एक्सप्रेशन यानी व्यंजक, ऐसा एक्सप्रेशन यानी व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पदों को, दो या दो से अधिक पदों को एरिथमेटिक ऑपरेशन द्वारा, ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेशन द्वारा लिखा गया हो, ठीक है, लिखा गया हो, उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। और जब भी हम बहुपद लिखेंगे तो इसका यूज पक्का करेंगे वहाँ। अब हाँ, जरूरी नहीं कि हर बार p यूज हो, वहाँ पे q भी यूज हो सकता है, r भी यूज हो सकता है, z भी यूज हो सकता है, जब जैसी जरूरत हो, फिर बुक में जैसा दिया हो वैसा में करना है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हम p का यूज करेंगे, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। क्लियर, ओके। तो ये था कुछ बेसिक चीज जो हमें पता करना था, बट यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें पूरा आइडिया लग जाए। मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल p ऑफ x लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 8। अगर मैं पूछूं कि बताओ इसमें कितने पद हैं, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि कितने पद हैं, तो क्या बोलोगे, तो पद है इसमें, एक पद ये हो गया, एक ये दूसरा पद हो गया, और ये तीसरा पद हो गया, तो टोटल पद कितने हैं, 3। अगर मैं पूछूं कि इसमें चर कितने हैं, यानी वेरिएबल कितने हैं, तो क्या बोलोगे, केवल एक, और वो क्या है, x। अगर मैं पूछूं कि इसमें अचर क्या है, यानी अचर पद क्या है, तो क्या बोलोगे, केवल और केवल 8। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे जो मेरे को 9 दिख रहा है, ये 9 क्या है, तो 9 क्या है, तो वो कोएफिशिएंट है, x का गुणनांक है। वो क्या है, x का, दिख नहीं रहा मेरे ख्याल से, यहाँ पे ये 9 क्या है, तो वो है x का गुणनांक है। क्लियर, x का गुणनांक है, या अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि x का गुणनांक क्या है, तो 9 है, ठीक है, x का गुणनांक क्या है, तो 9 है। और यहाँ पे x स्क्वायर के सामने अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या है, 1 है, यानी मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि x स्क्वायर का गुणनांक क्या है, तो वो 1 है। क्लियर,
या मैं दूसरे लैंग्वेज में इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक का गुणनांक क्या है, तो क्या बोल दोगे, एक का गुणनांक क्या है तो x है, ये भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे भी x का गुणनांक क्या है तो 9 है, या फिर 9 का गुणनांक क्या है तो x है। आई होप ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल को हम कैसे कैसे बांट रहे होते हैं, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन होता है ना, हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं। बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है, बहुपद का वर्गीकरण, क्लियर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे क्या है ना कि बहुपद को बेसिकली 3 बेसिस में बांटा गया, 3 वर्गों में हम लोग बांट रहे हैं अपने सिलेबस में, ठीक है। बहुपद को 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ये बहुपद है, तो इसको 3 वर्गों में कैसे बांटा गया है, देखो। तो सबसे पहला जो आधार है ना इसका बांटने का, वो है चर के आधार पे, या किसी को भी बोल सकते हो। मान लो हम लोग चर ले रहे हैं या पद ले रहे हैं, चलो पद लेते हैं, पद के आधार पर, ठीक है। सबसे पहला बात क्या है कि पद के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। जैसे वहां पे मैंने पद निकालना बता दिया है ना, तो वैसे ही हम पद पता करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। दूसरा क्या है तो चर के आधार पे, ठीक है, चर के आधार पर, क्लियर, चर के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। तीसरा है हमारे पास घात के आधार पे, ठीक है, तीसरा क्या है, घात के आधार पर, क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री को इंडेक्स भी बोला जाता है, एक्सपोनेंट भी बोला जाता है, बट हम उस पर नहीं जाएंगे, है ना। डिग्री को तक ही हम सीमित रहेंगे, या फिर याद करने को कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। देखो अगर पद एक हुआ, मान लो पद कितना है हमारे पास, एक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक पद वाला बहुपद। इसे हम क्या बोलेंगे, एक पद वाला बहुपद, ठीक है, एक पद वाला बहुपद। एक पद वाला बहुपद या फिर एक पदी बहुपद भी हम इसको बोलेंगे, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ठीक है। अगर याद हो तो इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, अगर ध्यान हो तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, याद करो, मोनोमियल कहते थे। इंग्लिश में क्या कहते थे, मोनोमियल। अगर 9th वाइन्थ पढ़े हो ध्यान से, तो इंग्लिश में हम लोग इसे क्या कहते थे, तो मोनोमियल कहते थे, क्लियर, ओके। अब अगर बात आ जाए, मान लो मेरे पास पद कितना हो, 2 हो, ठीक है। अगर मेरे पास पद कितना यहाँ पे 2 है, अगर 2 पद है तो हम क्या बोलेंगे उसे, द्विपदी बहुपद, क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद, यानी 2 पद वाला बहुपद। अब इसको हम कहते हैं बाइनोमियल, इसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास पद 3 हो गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद, क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद, यानी ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। देखो अगर पद के आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग पद के आधार पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अगर मेरे पास 3 से एक्स्ट्रा पद आ रहा है, ठीक है, मेरे पास 3 से क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा पद आ रहा है, तो हम डायरेक्ट उसे बहुपद ही बोल सकते हैं। उसमें कोई चतुर्थ 4 पद या 5 पद लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम उसे क्या बोल सकते हैं, तो बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब बात आता है चर पे। अगर मेरे पास एक चर है, क्या बोला मैंने, अगर मेरे पास चर कितना है, एक है। देखो अगर चर क्या है, एक है, मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ ताकि दिखाई दे अच्छे से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अगर चर मेरे पास कितना है, एक है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, एक चर वाला बहुपद, क्या बोलूंगा, एक चर वाला बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। इंग्लिश में इसको क्या बोलूंगा, पॉलिनोमियल
ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, अब वैसे ही इंग्लिश में सारा कुछ लिखते चलना का जरूरत है। तो अगर चर दो है तो दो चर वाला बहुपद। ठीक है, दो चर वाला बहुपद। अगर मेरे पास चर तीन हुआ तो तीन चर वाला बहुपद। क्लियर। अब हम लोग घात भी को भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी दूंगा मैं, बस थोड़ा सा सब्र रखो। अगर मेरे पास घात एक हुआ तो मैं इसको क्या बोलूंगा, एक घात वाला बहुपद। क्या बोलूंगा, एक घात वाला बहुपद। इसका तो बोल सकते हो कि पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री, बट इसका एक नाम और है, इसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। अगर देखो मेरे पास घात दो है तो मैं इसे क्या बोलूंगा, अगर घात दो है तो मैं इसे बोलूंगा द्विघात बहुपद। क्या बोलूंगा, द्विघात बहुपद। इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मेरे पास घात तीन हो गया तो मैं उसे क्या बोलूंगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, क्या बोलूंगा, त्रिघात बहुपद। यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। क्या बोलूंगा मैं, क्यूबिक ये इसके लिए सिंबल किसके लिए, तो ये पॉलिनोमियल्स के लिए। ठीक है, अगर घात चार हो गया तो मैं उसे क्या बोलूंगा, तो चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, चतुर्थ घात बहुपद। इंग्लिश में बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं इसको, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो अगर इंग्लिश नहीं पसंद तो मत लिखना, हिंदी लिख लेना, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सबका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे पद एक वाला एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करेंगे। मान लो मेरे पास एक p ऑफ x है, इसमें केवल है x स्क्वायर, तो इसमें एक पद है, तो एक पद वाला बहुपद। अब मान लो मेरे पास कोई q ऑफ x है, लाइक x स्क्वायर प्लस में 5, इसमें कितना है, दो पद है, तो द्विपदी बहुपद। अगर मेरे पास है मान लो r ऑफ x, मेरे पास है 9x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, इसमें कितना टर्म है, तीन पद है, तो तीन पद वाला बहुपद हो गया। सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास एक होता g ऑफ x, है ना, 9x का पावर 3 प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 10, तो मैं इसे क्या बोलता, नॉर्मली मैं बहुपद बोल देता, क्योंकि मैंने बोला है कि तीन पद से अगर ज्यादा है तो नॉर्मली उसे क्या बोल देंगे, बहुपद बोल देंगे, सिंपल। यहाँ पे देखो मान लो मेरे पास एक बहुपद है a ऑफ x करके, इसमें है x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5। तो देखो तो इसमें कितने बहुपद, कितने चर हैं, तो इसमें केवल और केवल एक चर है। अगर ऐसा है तो मेरे पास क्या है, अगर ऐसा है तो देखो, अगर ऐसा है तो हम इसको पद के अनुसार से अब नहीं बोलेंगे, कि हालांकि पद के अनुसार से तीन पद वाला बहुपद होगा, नो डाउट, बट चर के हिसाब से क्या होगा, तो एक चर वाला बहुपद होगा, क्योंकि इसमें एक ही चर है। ठीक है, अब देखो मान लो ना मेरे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ, बहुपद लिखा हुआ। अब क्योंकि अगर मेरे को लिखना है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा अब एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5x, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो नॉर्मली मैं एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, मैं बहुपद मान के चल रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे क्या है मेरे पास, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस में 8, मैं इसको लिख सकता हूँ। हालांकि अब ये एक इक्वेशन बन जाएगा, नो डाउट, तो वो इक्वेशन में ही जाता है। अब यहाँ से जितने भी डबल वाले आएंगे ना, एक चर वाला तो चलो मैंने यूज कर लिया, बट अगर दो चर वाला आएगा तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट होगा ही होगा। तो ये कैसे लिखा हुआ है, y माइनस एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अगर तुम एज अ बहुपद अगर इसको बोल रहे हो तो इसमें तो दो चर आ गया, है ना। या फिर नॉर्मल मैं एक एक्सप्रेशन लिखूँ, अगर मैं इसको बहुपद बोलूँ, लाइक देखो ऐसे एक्स क्यूब प्लस में 3y प्लस में 8। अगर मान लो मेरे को ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है, तो अब ये कैसा है, इसमें कितने चर हैं, तो दो चर हैं। अगर ये दो चर है तो कैसा बहुपद हो जाएगा, दो चर वाला बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर ऐसे ही मेरे पास ऐसे होता एक्स क्यूब प्लस में 3y प्लस में जेड एक्स वाई, अब इसमें कितने चर हैं, तीन चर हैं, तो ये हो गया तीन चर वाला बहुपद, है ना, ये तीन चर वाला बहुपद हो गया, सिंपल। आई होप यहाँ तक की सारी बातें समझ आई होंगी। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, और आगे जो हमें देखना है वो क्या देखना है, ये वाला एक सेकंड। हाँ, तो घात एक वाला, चलो मान लो मेरे पास एक p ऑफ x है। अब हम घात कैसे डिसाइड करते हैं, देखो मान लो मेरे पास है x प्लस 5। तो अगर बहुपद हमारे पास एक चर वाला है, अगर हमारे पास बहुपद एक चर वाला है,
उसमें उस चर का जो मैक्सिमम पावर होगा वही बहुपद का क्या बनेगा, घात बनेगा। तो इसमें चर का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 1 है। दैट्स वाई ये हो जाएगा एक घात वाला बहुपद, यानी रैखिक हो जाएगा ये, रैखिक बहुपद। अब मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल दूसरा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, चलो वाई है इसमें, तो वाई है तो वाई स्क्वायर प्लस में 8। अब इसमें जो मैक्सिमम पावर है 8y प्लस में 6, इसमें जो अब चर क्या है यहाँ पे वाई है, तो इस चर का मैक्सिमम पावर क्या है 2, यानी ये हो जाएगा द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूपी लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मान लो मेरे पास पी ऑफ जेड है, इसमें है जेड क्यू, तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप इतना बात तो समझ में पहले आया होगा, है ना। एक बारी देख लो अच्छे से कि हाँ यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं। अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड, हम लोग अपने एक लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। एक लेक्चर में हमें यही पढ़ना था। आई होप ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब अगली बार जब हम लोग मिलेंगे, अगली बार जब हम लोग मिलेंगे ना, तो देखेंगे कि बेसिकली पॉलिनोमियल्स के रूट्स कैसे निकालेंगे, शून्य ग्राफ वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे कर करके अगले लेक्चर्स में देखेंगे, या मतलब आगे आने वाले लेक्चर में भी इसको हम देख रहे होंगे। बट यहाँ तक अगर सारा चीज़ समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, हम लोगों ने अपना एक स्टेप आगे बढ़ा लिया है इस चैप्टर में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि एक बार फिर से आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करें। देखो सिंपल सी बात है कि मैं तो काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि समझा सकूँ, है ना। मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर समझना है तुमको भी तो तुम्हें भी अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा, तभी समझ पाओगे, है ना। क्योंकि बॉन्डिंग अगर तुम चाहोगे मेरे से बनाने का तभी बनेगा, केवल मेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बाकी पढ़ाई करते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। बाकी अगर कैसा लग रहा है, कहीं पे मिस्टेक हुआ या फिर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करें, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर जरूर करूँ। ठीक है, ताकि इंटरेक्शन बना रहेगा, है ना। कि ऑनलाइन भाई आजकल तो ऑनलाइन ही काफ़ी हो गया है, तो दैट्स वाई ये सारा चीज़, है ना। तो अगर बढ़िया से पढ़ना है काफ़ी फ्री कंटेंट में, क्योंकि फ्री ही है ऑफ कॉस्ट, है ना। ये तो फ्री ही है, यूट्यूब पे सब कुछ सब कोई पढ़ाता है फ्री में ही। तो अगर फ्री में पढ़ना है, काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, तो फॉलो कर लेना, आई मीन, है ना। और बाकी सारा चीज़ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते हो, ताकि उनका भी भला हो सके, है ना। उनके साथ सारे लोगों का भला हो सके, जो जो लोग चैनल तक पहुंच सकते हैं उनका भला हो सके, जहाँ जहाँ तक पहुंचा सकते हो पहुंचा देना। बाकी वेल एंड गुड, पढ़ाई करते रहो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। ठीक है, डन, बाय बाय।